नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बख्शी के केबिन में। अब तक आपने पढ़ा कि मिस्टर सिंघानिया अनाया को जोर जबरदस्ती से अस्पताल लाने की बात करता है, जिसे गुस्सा होकर डॉक्टर बख्शी उसे समझाते हैं कि वह डॉक्टर ऐना के साथ छेड़छाड़ ना करें। लेकिन मिस्टर सिंघानिया अपने पोते से कुछ ज्यादा ही अंधा प्यार करते थे और उनके हिसाब से वह ऐसी छोटी मोटी डॉक्टर को संभाल सकते थे। वह बिजनेस की दुनिया में रूल करते थे, इसलिए उन्हें बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था। बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर और दूसरे फील्ड में जो भी इंसान नाम कमा चुका होता था, उन्होंने उनका नाम तो सुना होता था, लेकिन उनकी इन्फ्लुएंस के बारे में वह कुछ नहीं जानते थे। उनके हिसाब से डॉक्टर बस एक मामूली सा पेशेंट को इलाज करने वाला इंसान होता था। वह नहीं जानते थे कि वह किसी छुपी हुई ताकत का मालिक हो सकता है, और खास करके डॉक्टर ऐना। वह तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनकी गलतफहमी को दूर करते हुए सामने बैठे डॉक्टर बख्शी थोड़ी कड़क आवाज में बोले, सिंघानिया बस बहुत हुआ। तुम जानते भी हो कि डॉक्टर ऐना इस वक्त मिस्टर रावत के साथ रह रही है और उनके साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन है। मैं जब उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तब मैंने मिस्टर रावत के सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया था और उन्होंने ही मेरी डॉक्टर ऐना से बात करवाई। और तुम ऐसे इंसान पर हाथ डालना चाहते हो? वही मिस्टर सिंघानिया जो रावत खानदान का नाम सुनते ही लंबी लंबी सांस खींचते लगे थे, क्योंकि कौन नहीं जानता था, जैसे वो देश के टॉप 5 बिजनेसमैन में आते थे, वैसे ही रावत खानदान एशिया के टॉप 1 पोजीशन पर बैठा था। यहाँ तक कि दुनिया में टॉप 5 रिचेस्ट आदमियों में उसका नाम आता था, और डॉक्टर ऐना उसके साथ है। और मिस्टर सिंघानिया बात की गंभीरता समझ चुके थे। वो है एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे जल्द से जल्द बुलाओ। मैं अपने पोते को इस तरह से दर्द में नहीं देख सकता। मिस्टर बख्शी भी उसे समझाते हुए बोले, शांत हो जाओ, वह मेरा भी नातिन है, मैं भी उसे दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए चिंता मत करो, और हो सके तो इस इंटरनेट की न्यूज़ पर और लगाम लगाने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर ऐना यह सब कुछ सुनकर परेशान हो। वैसे भी उनका नाम हमारी वजह से बिगड़ रहा है। मिस्टर सिंघानिया भी समझ गए, और वह अपने बेटे सारंग सिंघानिया को कठोर आवाज में ऑर्डर देते हुए बोले, कल तक के सारे न्यूज़ गायब हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के शेयर्स और नहीं गिरने चाहिए। सारंग सिंघानिया बात की गंभीरता को समझते हुए हाँ में सिर हिला देता है। दूसरे दिन कपूर खानदान में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहां पर काफी टेंस माहौल चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि अनाया कहाँ है। तभी रवीना कपूर ब्रेकफास्ट करते हुए दांत पीसकर बोली, पता नहीं वह मनोहस कौन से बिल में जाकर छुपी है कि हमारे इतने ढूंढने पर भी सामने नहीं आ रही है। तभी जानवी कपूर भी कुछ सोचते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, पता नहीं वह घटिया लड़की कहाँ है। जिंदा थी तब भी हमारे सिर पर बैठकर नाचती थी, और जब वो मर गई है तब भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं उसे अपने हाथों से मार दूं। वही राजेश कपूर उन दोनों को घूरते हुए बोला, यह सब कुछ भी तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से ही हो रहा है। मैंने कहा था उसके आने के बाद उसके साथ अच्छे से पेश आना, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो अपना घमंड दिखाना था। अगर कुछ दिन नाटक ही कर लेती तो क्या चल जाता है। अगर वह तुम लोगों की भोली भाली बातों में फंस जाती तो हमें यह सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। हम हमारे ही किसी फालतू डॉग से उसकी शादी करवाकर उसकी जायदाद को अपने नाम करवा सकते थे। लेकिन अब मामला पूरा उल्टा पड़ चुका है। वही तुम लोगों के वह शेर छीनने का आइडिया के बाद तो वह मुझ पर भी यकीन नहीं करती। पहले वह मुझे अपना बाप नहीं मानती थी, अब तो वह मुझ पर यकीन भी करना छोड़ चुकी है। वही दोनों घमंडी माँ बेटी को अभी भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने ही घमंड में थी। उनके हिसाब से उन दोनों ने ही अनाया के साथ काफी अच्छा बिहेव किया था। उनके हिसाब से वह तो इसके भी लायक नहीं थी। इसलिए रवीना कपूर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, बस बहुत हुआ, तुम हर बार उस घटिया लड़की का साथ दे रही हो। वैसे भी हमने कौन से उसके मुंह से निवाला छीना है। हम उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे। वह यहाँ से चैन से खाना पीना तो खा रही थी, और उसे पहनने के लिए कपड़े भी मिल रहे थे, और उसके ऊपर छत भी थी, तो उससे ज्यादा हम उसे क्या देंगे। तुम हमसे यह उम्मीद मत रहना कि मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊं। वही उसकी बात सुनकर तो राजेश कपूर की मुठिया कस गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी ही जिंदगी में यह दोनों बेवकूफ कैसे आ गई।
अगर इन दोनों की जगह कोई समझदार औरत होती तो उसकी जिंदगी में तो कम से कम उनसे थोड़ी समझदारी की उम्मीद तो करता। लेकिन यह दोनों बेवकूफ तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहां पर सर्वेंट नौकर आते हुए बोला, सर मिस्टर और मिसेज मेहता आए हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर उन दोनों ही माँ बेटी की आंखों में चमक आ जाती है। रवीना कपूर नौकर को देखते हुए बोली, उन्हें हॉल में बिठाओ और उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, हम लोग आते हैं। नौकर के जाने के बाद रवीना कपूर अपने पति को देखते हुए बोली, वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कोई बात हुई है? तभी मिस्टर कपूर कुछ सोचते हुए बोले, पता नहीं, लेकिन वह इस वक्त यहाँ पर है तो जरूर बात कुछ सीरियस होगी, वरना जरूर पहले बताकर आते, इस तरह से नहीं आते। यही सोचते हुए वह लोग हॉल में आ गए। सामने का नजारा देखकर कपूर खानदान थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि सामने सुरेश मेहता और कावेरी मेहता बैठे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकने की बात तो यही थी कि वह लोग अपने साथ काफी सारे थाल लेकर आए थे। अब कपूर खानदान के लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी उलझन थी। वह लोग समझ नहीं पा रही थी कि यह लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हैं, ऊपर से इतनी सारी चीज लेकर आए हैं, वह लोग करना क्या चाहते हैं। एक तो वह पहले से परेशान थे, ऊपर से यह नई मुसीबत। लेकिन चालक रवीना कपूर के दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई, जैसे वह समझ गई हो कि यह लोग यहाँ क्यों आए। क्या होगा जब मेहता परिवार के आने की वजह लालची कपूर खानदान को पता चलेगी, और क्या नई चाल चलेगा कपूर खानदान हमारी हीरोइन के खिलाफ। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कपूर मेंशन में मेहता खानदान काफी सारे थाल लेकर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर रवीना कपूर की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। लेकिन वही राजेश कपूर और जानवी कपूर कंफ्यूज थे। उन लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं यह लोग क्यों इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हैं। लेकिन फिर भी वह लोग खामोश बैठे थे, क्योंकि वह लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार उनके यहाँ आने का मकसद क्या है। बात को बिना घुमाए सामने बैठी हुई रवीना कपूर से बोली, मिसेज कपूर, हम बात को घुमाएंगे नहीं, हम साफ साफ बता देते हैं कि हम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं। जैसे कि रवीना कपूर को शक था, उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान आ जाती है। उसके हिसाब से तो यह उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वहीं उनकी बात सुनकर तो जानवी शर्माती ही रह जाती है, जैसे वह इस दिन का कितने लंबे वक्त से इंतजार कर रही है। राजेश कपूर को भी यह चीज अच्छी लगी। वह चापलूसी भरी आवाज में बोले, मिस्टर सुरेश, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ शादी की बात करने के लिए आने वाले हैं, वरना हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। उसके साथ साथ रवीना कपूर भी जानवी को अपने पास बिठाते हुए उसके शर्माते चेहरे को सहलाकर बोली, सही बात है, हम अपने बेटी को तैयार करके रखते। वैसे भी हमारे बच्चे काफी सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं उनकी बातें सुनकर जानवी कपूर और शर्मा जाती है। वही उसे इस तरह से बिहेव करता देख शातिर कावेरी मेहता को समझने में देर नहीं लगी कि यह लोग जानवी और विशाल की शादी की बात कर रहे हैं। यह सोचकर ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। भला गोद ली हुई बेटी उनके घर की बहू कैसे बन सकती है। इसीलिए वह थोड़ी कड़क आवाज में बोली, वैसे हमारी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। यह सुनकर वह लोग कंफ्यूजन से मिसेस मेहता को देखते हैं। रवीना कपूर जानवी को दिखाते हुए बोली, यह क्या कह रही है आप, यहाँ तो बेटी है, हमारी बेटी जानवी। जानवी भी चापलूसी भरी आवाज में बोली, क्या बात है आंटी, आप इस तरह से बात क्यों कर रही है। यह सुनकर कावेरी मेहता कंफ्यूजन से बोली, आपको जरा कोई गलतफहमी हो रही है, हम अनाया और विशाल की शादी की बात कर रहे हैं। हमारी बात सालों पहले गीता से हो चुकी है। गीता और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और कई साल पहले ही हमने उन दोनों की शादी तय पक्की कर दी है, तो हम उस वादे को पूरा करने की बात कर रहे हैं। वही उसकी बात सुनकर रवीना कपूर और जानवी कपूर का तो खून ही खोल गया। वह गुस्से से मुठिया कसकर नफरत से कावेरी मेहता को घूरती है। वही राजेश कपूर के हाल भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। वह भी अपनी बेटी जानवी की शादी विशाल से करवाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वह उन दोनों की तरह अपना आपा खोने वालों में से नहीं था। वह शांत आवाज में बोला, लेकिन अनाया तो अभी अभी आए हैं और उसकी इतनी जल्दी शादी करना, और वैसे भी वह तो विशाल से अभी तक ढंग से मिली भी नहीं। तभी उसकी बात में हामी भरते हुए रवीना भी बोली, और जानवी और विशाल तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह भी कई सालों से एक साथ है।
यह सुनकर कावेरी मेहता थोड़ी कड़क आवाज में बोली, हमें तो नहीं पता, और आज तक हमने तो कभी विशाल के मुंह से यह नहीं सुना कि यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वही यह सुनकर जानवर की मुठिया और कस गई। तभी सुरेश मेहता थोड़ी कठोर आवाज में बोले, हम तो बस सालों पहले का वादा पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। अनाया बिटिया इस खानदान की असली बेटी है, और मिस गीता कपूर की बेटी, और हमारी और गीता कपूर की इसी बात पर बात हुई थी कि अनाया और विशाल की शादी होगी। वैसे भी हम मानते हैं कि आपने जानवी को गोद लिया है और आप उन्हें अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन इस बात से यह नहीं बदल जाता कि वह इस खानदान का खून नहीं है। वही यह सुनकर तो जानवी के दिल में जैसे आग सी लग गई। वह नफरत से कुछ कहने ही वाली थी, तभी रवीना उसका हाथ पकड़ लेती है। वही राजेश कपूर भी अभी कुछ बोलने वाला था, लेकिन रवीना उसे भी रोकते हुए मुस्कुराकर बोली, आपने सही कहा। वैसे भी अनाया इस खानदान की असली वारिश है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम अनाया और विशाल की ही शादी करेंगे, लेकिन पहले हम सगाई कर लेते हैं, आगे बाद में सोचेंगे। वो लोग इस तरह की कुछ देर बातें करते हैं और अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त तय कर लेते हैं। वही रवीना कपूर की बातें सुनकर जहां मेहता कपल खुश था, वही राजेश और जानवी कपूर दोनों ही गुस्से से रवीना कपूर को देख रहे थे, जिससे वह कोई बेवकूफ हो। सारी सगाई की बातें करने के बाद मेहता कपल चला गया। उसके जाते ही जानवी गुस्से में वहां पड़ा हुआ शगुन का सामान नीचे फेंकते हुए चिल्लाकर बोली, मॉम आपने यह क्या किया? आप जानते हैं कि मैं विशाल को पसंद करती हूँ, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। उस अनाया की इतनी औकात नहीं है कि वह उससे शादी करें। वह सब कुछ मेरा होना चाहिए, जो उसका है। आप उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? राजेश कपूर भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुमने शादी तो तय कर दी, लेकिन अभी तक अनाया का कोई अता पता नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है या मर चुकी है, और तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? तभी रवीना कपूर अपने चेहरे पर सातिर मुस्कान के साथ बोली, मैंने कब कहा कि शादी अनाया और विशाल की होगी, या फिर सगाई उन दोनों की हो रही है? यह सुनकर वह दोनों कंफ्यूजन से पूछते हैं, क्या? उद्धरण चिन्ह। जानवी कपूर अपनी मां को घूरते हुए बोली, मॉम आप क्या बकवास कर रही है? अभी अभी आपने शादी पक्की की है और सगाई की बात की है, तो अब आप इस बात से मुकर क्यों रही है? तभी रवीना कपूर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, वैसे भी अनाया का कुछ पता नहीं है। हम सगाई के दिन जानवी की सगाई कर देंगे और बाहर यह बात फैला देंगे कि अनाया सगाई छोड़कर भाग गई है। वह बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उससे उसके करैक्टर भी खराब हो जाएगा, और विशाल और जानवी की सगाई भी हो जाएगी, और इस बात से मेहता खानदान भी इनकार नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह पब्लिकली खुद का मजाक नहीं बनवाएंगे। वही यह सुन कर उन तीनों के चेहरे पर सातिर मुस्कान आ गई, लेकिन वह तीनों इस बात से अनजान थे कि उनकी पल पल की खबरें कोई सुन भी रख रहा है, और उनकी सारी बातें किसी ने सुन ली है। कौन है जो कपूर खानदान पर नजर गड़ाए बेड़ा है? और क्या सच में विशाल और अनाया की सगाई होगी? क्या होगा जब हमारे हीरो और हीरोइन को इस बारे में पता चलेगा? हॉस्पिटल में दूसरी ओर हॉस्पिटल की हालत बिल्कुल अलग थे। 2 दिन बीत चुके थे और बिस्तर पर पड़े पड़े शुभ काफी ऊब चुका था। अब वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बार बार वहां से खड़े होने के लिए बात कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात मान नहीं रहा था। लेकिन वह इतना बोर हो चुका था कि वह अब इस बिस्तर पर लेटा हुआ नहीं रहना चाहता था। उसके नखरे देख डॉक्टर बख्शी उसे समझाते हुए बोले, शांत हो जाओ शुभ, बस कुछ दिन की बात है। वैसे भी तुम रिकवरी कर रहे हो, तुम तो मेरे अच्छे पोते हो ना। चलो अच्छे बच्चे बनो और दवाएं लेकर सो जाओ। इतना बोलकर वह उन्हें जबरदस्ती दवाई पिला देते हैं। शुभ ना चाहते हुए दवाई पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। वह इस बात से अनजार था कि कोई है जो पिछले कुछ दिन से ही उस पर नजर रख रहा है, और वह बार बार उसके आसपास चक्कर काट रहा है। वह शुभ के नजदीक जाना चाहता था। 2 दिनों में उसे अनजान शख्स को भी शुभ की हालत के बारे में पता चल गया था, और वह जानता था कि शुभ अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसलिए उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव आ गए। वह इंसान शुभ को देखते हुए बोला, बस मुझे एक मौका चाहिए। मौका मिलते ही मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि पूरी दुनिया में डॉक्टर ऐना की बदनामी होगी। उसे बहुत शौक है ना लोगों को जिंदा रखने का और अपनी वाहवाही लूटने का। मैं भी देखती हूँ कौन उसे बदनाम होने से बचाता है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव थे। वही डॉक्टर बख्शी जो शुभ के कमरे से जा रहे थे।
वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक शख्स खतरनाक इरादों के साथ शुभ के कमरे की ओर बढ़ रहा है। उस अनजान इंसान ने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क था। यहाँ तक कि उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह हाथों में दवाइयों की ट्रे लेकर शुभ के कमरे में एंट्री लेता है। वहां पर गार्ड्स भी थे, लेकिन डॉक्टर के भेस में होने की वजह से किसी ने उसे रोका नहीं। हालांकि मिस्टर सिंघानिया ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि शुभ का इलाज सिर्फ डॉक्टर बख्शी ही करेंगे और कोई शुभ के कमरे में नहीं जाता था। सिर्फ साफ सफाई करने के लिए कुछ लोग जाते थे और रेगुलर चेकअप के लिए कुछ नर्स जाती थी, जो शुभ के नॉर्मल कामों में मदद करती थी। उसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वह डॉक्टर के भेस में अनजान शख्स जैसे ही अंदर गया। उसकी नजरें बिस्तर पर लेटे हुए शुभ पर पड़ी। शुभ ने अभी अभी दवाइयां ली थी, तो उसे हल्की हल्की सी नींद आ रही थी। उसने भी किसी डॉक्टर को अंदर आते हुए देखा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वही वह इंसान जब शुभ के पास गया, उसने ऊपर से नीचे तक शुभ को देखा और एक शैतानी भाव के साथ मन में बोला, आखिरकार तुम हाथ में आ ही गया। यह कहते हुए वह शुभ के नजदीक बढ़ने लगा। सबको लगा कि वह उसका चेकअप करने के लिए आ रहा है, इसीलिए वह कुछ नहीं बोलता और बस ऐसे ही लेटा रहता है। उसकी यही गलती थी, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह डॉक्टर पहले उसके साइड में खड़ा रहा, फिर इधर उधर देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक जोर का धक्का देकर शुभ को बिस्तर से गिरा दिया। ऐसा होते ही शुभ के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। यह चीख इतनी जोर की थी कि पूरे फ्लोर पर सुनाई दी। हालांकि उसका कमरा साउंड प्रूफ था, लेकिन जब भी कोई डॉक्टर अंदर जाता था, तब शुभ की सिक्योरिटी के लिए वार्ड खुला रहता था, इसलिए उस चीख की आवाज सभी ने सुनी। चुख की आवाज सुनकर थोड़ी दूर जा रहे हैं डॉक्टर बख्शी भी दौड़कर शुभ के कमरे की ओर आए। यहाँ तक कि आसपास के डॉक्टर भी वहां आने लगे। वहीं बाहर के गार्ड्स भी तुरंत अंदर जाने लगे, लेकिन अंदर शुभ अभी भी दर्द से तड़प रहा था। उसकी हालत देखकर गार्ड्स पहले ही डर चुके थे। वह गन निकालकर उस अनजान इंसान पर तान देते हैं, लेकिन वह इंसान भी कुछ कम नहीं था। उसने तुरंत पास पड़ी ट्रे से एक सर्जिकल नाइफ उठाई और शुभ के पास जाकर उसे गर्दन से पकड़कर उसके गले पर वह नाइफ रख दी। इस वक्त अंदर हालात कुछ ऐसी थे कि शुभ दर्द से तड़प रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले बिस्तर से ना हिलने की वजह से उसने अपनी बॉडी में बदलाव और उसकी कमर की टूटी फूटी हड्डियों के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन इस तरह से गिरने से उसकी पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो चुका था। वह अपनी कमर से हिल तक नहीं पा रहा था और दर्द के मारे उसकी चीख निकल रही थी। इस हालत में भी उसे अनजान शख्स ने उसे पर दया नहीं दिखाई और उसके गले पर नाइफ रख दिया। यह चीज वहां खड़े लोगों के लिए और भी आश्चर्यजनक थी। जैसे ही सभी लोग अंदर आए, अंदर की हालत देखकर डॉक्टर बख्शी भी डर के मारे कांपने लगे। वो परेशान आवाज में पूछते हैं, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? लेकिन वह शख्स ज्यादा कुछ नहीं बोलता और एक शैतानी आवाज में बोला, मुझे जाने दो, वरना मेरे इसे जान से मार दूंगा। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी उसे आवाज को पहचान गए। वह गुस्सैल आवाज में दांत पीसते हुए बोले, डॉक्टर सुषमा, तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे नातिन के नजदीक गई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कहता हूँ दूर हटो उससे। वही वहां खड़े लोगों को भी पता चल गया कि यह इंसान और कोई नहीं, वही बदनाम डॉक्टर सुषमा है, जिसकी बदनामी पूरे देश में हो रही है। सभी लोग आश्चर्यजनक नजरों से डॉक्टर सुषमा को देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह औरत इतना आगे बढ़ सकती है। तभी वहां पर मिस्टर और मिसेस सिंघानिया भी आ गए। अपने बेटे की यह हालत देखकर उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वहीं सारंग सिंघानिया को अभी तक नहीं पता था कि वह इंसान कौन है। उसे लग रहा था कोई उसका दुश्मन है, इसलिए वह उसके नजदीक जाते हैं और उसे हाथ दिखाते हुए बोले, प्लीज मेरे बेटे को जाने दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन उसे जाने दो। फिर थोड़ा परेशान आवाज में पूछता है, किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हो? तभी मिस्टर बख्शी दांत पीसकर बोले, इसे पैसे नहीं चाहिए, यह पागल हो चुकी है। यह वही पागल डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन के वक्त तमाशा खड़ा किया था। यह सुनकर सारंग सिंघानिया समझ गया कि यह डॉक्टर सुषमा है। वही यह सुनकर अब उसके अंदर आग लग चुकी थी। वह दांत पीस कर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो मेरे बेटे को, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर सुषमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ को और कस लेती है, जिसकी वजह से शुभ के गले पर हल्का सा कट लग जाता है।
क्या आज शुभ लेगा अपनी आखिरी सांस? और क्या सिधानिया परिवार इन सब का जिम्मेदार अनाया को समझेगा? हॉस्पिटल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर सुषमा पागलों की तरह डॉक्टर ऐना को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने शुभ को नुकसान पहुंचा और सभी लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन वह अपने दिमागी संतुलन खो चुकी थी। डॉक्टर सुषमा सामने खड़े सारंग सिंघानिया को देखते हुए पागलों जैसी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, वैसे भी मैंने अपना काम कर दिया, अब यह कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा, अब यह एक अपाहिज बनकर रह जाएगा। तब उस डॉक्टर ऐना को पता चलेगा कि उसने मुझ पर उंगली उठाई थी। अब उसकी बदनामी पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि सभी जगह यह बात फैल जाएगी कि डॉक्टर ऐना की लापरवाही की वजह से एक मरीज हमेशा के लिए अपाहिज बन गया। इतना बोल वो पागलों की तरह हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, वही उसकी बदनामी देखकर मुझे सुकून मिलेगा। उसने मुझे नीचा दिखाया था और मुझे डॉक्टर मानने से मना किया था, अब पूरी दुनिया उसे नफरत करेगी, उस पर थूकेगी। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान थी, जैसे उसे कोई झुका नहीं सकता, और उसके चेहरे पर एक पागलपन भी था। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर बख्शी समझ चुके थे कि यह पागल हो चुकी है, इसीलिए वह अपने दामाद को रोकते हुए आंखों से कुछ इशारा करता है। उसका इशारा पीछे खड़ा हुआ गार्ड और सारंग सिंघानिया भी समझ जाता है, इसीलिए सारंग सिंघानिया उसे अपनी बातों में लेते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन किसी पेशेंट के साथ इस तरह से बिहेव करना अच्छी बात नहीं है, जाने दो मेरे बेटे को। लेकिन डॉक्टर सुषमा पागलों की तरह हंसते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, इसी की वजह से आज मेरी बदनामी हो रही है, अगर मैं इसका ऑपरेशन करती तो पूरी दुनिया मुझ पर प्राउड करती है और मुझे महान डॉक्टर मानती, लेकिन मैं यह नहीं कर पाई, तो इसे भी ठीक होने का कोई हक नहीं है। यह कहते हुए वह हंसने लगी। अभी वह आगे कुछ बोलती, तभी पास खड़े मिस्टर बक्सी उसे डांटे हुए बोले, एक डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, जान लेट नहीं है, तुमने तो पेशेंट की हालत और क्रिटिकल कर दी, तुम डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं हो। वह साफ साफ उसे उकसा रहे थे ताकि उसका ध्यान शुभ से हट जाए। शुभ अभी भी दर्द से तड़प रहा था और उसे देख उसकी माँ भी सुबक रही थी। वही यह डॉक्टर बक्सी की बात सुन सुषमा पागलों जैसी हंसी रुक गई। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम घटिया डॉक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान डॉक्टर सुषमा पर उंगली उठाने की, अभी बताती हूँ। इतना बोलकर वह शुभ पर वार करने वाली थी। यह देख सारी डर गए और सबकी सांस गले तक आ गई। तभी पीछे से गार्ड ने उसे पकड़ लिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि डॉक्टर सुषमा कुछ समझ ही नहीं पाई। वह उस गार्ड से छूटने के लिए तड़पने लगी, लेकिन वह गार्ड उसे मजबूती से पकड़कर घुटनों पर बिठा देता है। सभी लोग दौड़कर शुभ के पास पहुंच गए। वह जो दर्द से तड़प रहा था, उसे देखकर त्रिशा सिंघानिया रोते हुए बोली, डेड आप देखिए ना शुभ को क्या हुआ है, वह क्यों रो रहा है। मिस्टर बख्शी उसे देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, इसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, यह मामला हमारे हाथ से जा चुका है। तभी सारंग सिंघानिया अपने बेटे को उठाने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर बॉक्सिंग से रोकते हुए बोले, नहीं लापरवाही मत करो, इस तरह से नहीं। वह पास खड़े हुए एक ऑर्थोपेडिक हड्डियों के डॉक्टर को बुलाता है और थोड़ा परेशान होकर पूछता है, इसे चेक करो, क्या इस तरह से उठाना ठीक है। वह डॉक्टर जो पहले से ही डरा हुआ था, वह एक गहरी सांस लेकर शुभ को चेक करता है। वह परेशान आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, इस तरह से उठाने से उसकी पूरी हड्डियां अपनी जगह से हिल जाएगी, हमें काफी सावधान रहना होगा, हम शुभ को बिल्कुल नहीं हिला सकते, हम इसे ऐसे ही स्ट्रेचर जैसी चीज पर लेटाकर उसे बिस्तर पर सुलाना होगा, हम इसे हिला नहीं सकते। यह सुनकर सारंग सिंघानिया तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेता है। वह अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वही यह सुनकर त्रिशा सिंघानिया का तो दिल दहल जाता है। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और डॉक्टर सुषमा के पास गई। वो एक झटके से उसका मांस निकालकर उसे जोर से 3-4 तमाचे लगाकर उसके गले से पकड़कर दांत पीसकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसकी बात से सुषमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वह पागलों की तरह हंसते हुए बोली, मैंने अपना काम कर दिया, अब मुझसे कोई महान नहीं है, अब मैं ही महान रहूंगी। डॉक्टर ऐना की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। वहां खड़े सभी डॉक्टर अब तक समझ चुके थे कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, इसीलिए उसने यह सब कुछ किया, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही थी।
वह सभी लोग जानते थे कि यह इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। सारंग सिंघानिया अपने गार्ड्स को उसे वहां से ले जाने को कहता है। वह लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाए कि डॉक्टर सुषमा अकेली यहाँ नहीं आई थी। उसने कुछ मीडिया वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए कॉरिडोर में कुछ मीडिया वाले थे। हालांकि उन्होंने अंदर क्या हुआ वह तो नहीं देखा, लेकिन अंदर की बातें सुन ली और उन लोगों ने तुरंत इस बारे में एक आर्टिकल छाप दिया और डॉक्टर सुषमा का पागलपन भी देख लिया। लेकिन सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक तो डॉक्टर एना थी। मुंबई में एक बार फिर डॉक्टर एना की न्यूज चलने लगी और वह न्यूज टॉप 1 पर आ गई। डॉक्टर सुषमा ने तो यह सब कुछ खुद को महान दिखाने के लिए किया था, लेकिन उसकी पागलों जैसी हरकतें और गार्डों को उसको खींचते हुए ले जाना देख सभी रिपोर्टर समझ गए कि यह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। लेकिन वह फिर भी उसे पर दया नहीं दिखाने वाले थे, क्योंकि उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की थी। हालांकि वह लोग वीडियो फुटेज तो नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने अपनी नजरों से देखा था कि अंदर क्या हो रहा था और किस तरह से डॉक्टर सुषमा ने एक बच्चे के साथ जानवरों जैसा बिहेव किया। इसीलिए हर जगह बस उसकी बदनामी हो रही थी। अब डॉक्टर सुषमा को मोस्ट वांटेड डॉक्टर की लिस्ट में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे अरेस्ट करने के लिए आ गई थी। लेकिन मीडिया में अब सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही बना हुआ था कि क्या सच में डॉक्टर एना यहाँ आएगी और उसे पेशेंट को बचाएगी। अब वह लोग एक पल के लिए भी सिटी अस्पताल से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहते थे। उन लोगों ने ठान लिया था कि किसी भी हालत में अब वह सिटी अस्पताल में ही अपना डेरा जमा कर बैठेंगे, ताकि वह डॉक्टर एना को देख सके। हर तरफ से अब सिटी हॉस्पिटल घिर चुका है। दूसरी ओर शुभ की हालात खराब थी, तो अंदर का माहौल भी काफी गंभीर था। क्या शुभ बच पाएगा और क्या आगे चलकर एना का राज खुलेगा? दुनिया के सामने कौन सी साजिश करेगी कपूर खानदान आगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।